नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आज जनरल नॉलेज यानी जीके के प्रश्नों को ये देखिए हम देखेंगे। और इसके पहले भी हमने जनरल नॉलेज के 3 पार्ट आपके सामने लेकर आए थे, जिसमें कि पहला और दूसरा पार्ट जो था वो सामान्य जनरल नॉलेज से संबंधित था और तीसरा जनरल साइंस से संबंधित था। दोस्तों जनरल साइंस भी जो है जनरल नॉलेज का ही पार्ट होता है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में उसको अलग सेगमेंट में दे करके पूछा जाता है, लेकिन कुछ में जनरल नॉलेज या जीएस के अंतर्गत ही यानी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही पूछा जाता है, जैसे कि यूपी पीसीएस वगैरह में। तो दोस्तों चलिए आज इसका अगला पार्ट लेकर चलते हैं और आपको बता दें कि जो हमारा चल रहा है ये यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न को हम समझ रहे हैं, क्योंकि आगामी जो लेखपाल की परीक्षा है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराई जा रही है, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों ये सुपर टेट तथा अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। तो चलिए दोस्तों देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर। पहला प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है। मतलब कि स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है, ऐसा मतलब स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा इसमें से मतलब कि शॉर्ट की दबाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए देखिए पहला है कंट्रोल जेड, दूसरा है आल्ट प्लस स्पेस बार और तीसरा है कंट्रोल प्लस ESC। तो दोस्तों अगर हमें स्टार्ट मेन्यू को दर्शाना है, स्टार्ट मेन्यू करना है, तो हमको कंट्रोल प्लस ESC करना होगा। अब दोस्तों कंट्रोल से संबंधित जैसे जो हमारे शॉर्ट की हैं, कुछ हम अन्य शॉर्ट की को देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कंट्रोल प्लस ए अगर आप करते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। कोई भी चीज़ है सिलेक्ट ऑल करना है तो ये करेंगे। कंट्रोल बी अगर आप करते हैं, कंट्रोल के साथ बी को क्लिक करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, तो वो बोल्ट हो जाता है यानी वो मोटे अक्षर में दिखाई देने लगता है। कंट्रोल सी करते हैं तो कॉपी हो जाता है, और कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट हो जाता है, और कंट्रोल एक्स करते हैं तो कट हो जाता है। इस तरह से कंट्रोल के साथ ABCD करके जितने भी की हैं सबका अपना अपना यूज है, और इस पर किसी दिन मैं डिटेल में वीडियोस बनाकर अपलोड करूंगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, मतलब कंप्यूटर से कम एक प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न भी फिर ये कंप्यूटर संबंधित है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर के जो जनक हैं, यहाँ कंप्यूटिंग के जनक लिखा है, ये है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। ओके दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला विंडोज 10, देखिए ये कंप्यूटर के किसी जो है करंट की तरह से लग रहा है, करंट का प्रश्न हो तो देखिए, या स्टैटिक जीके कह सकते हैं इसको। विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था दोस्तों 1 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो परीक्षा हुई थी 2019 में हुई थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2014 के बारे में अगर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब है ये स्टैटिक जीके का है, यानी करंट के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको हम स्टैटिक जीके में रख देते हैं। तो वो ये प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए अभी तो ये जीके का प्रश्न है, और जीके में हमने लगातार देखे हैं पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड है। पहला जो था ये देखिए की से संबंधित है, तो हम शॉर्ट की को भी अलग से वीडियो बना करके देखेंगे, और इसमें कुछ विशेष व्यक्तियों के बारे में जो पूछा जाता है इस पर भी देखेंगे, और यहाँ पर देखिए इसके स्टैटिक जीके को भी अलग से भी देखेंगे। तो देखिए
इस तरह से हमें क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर कम से कम 3 प्रश्न आने वाले हैं आगामी किसी भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में। अगला देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से एक प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों बटेश्वर मेला जो होता है ये एक पशु मेला है और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये आयोजित कहाँ किया जाता है दोस्तों, कानपुर, वाराणसी, मथुरा या आगरा में। तो ये दोस्तों आगरा में आयोजित किया जाता है। और बटेश्वर और किस लिए प्रसिद्ध है, बटेश्वर दोस्तों यहाँ पर यमुना और शौरीपुर के जो है तट पर या इन नदियों के बीच में जो तट है वहाँ पर 101 शिव मंदिर है दोस्तों, 101 शिव मंदिर है, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मेले के बारे में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के कुछ खास मेलों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे रामनवमी मेला लगता है कहाँ, अयोध्या में लगता है रामनवमी मेला। और गोविंद सागर मेला लगता है अम्बेडकर नगर में। और एक और गोविंद साहब मेला भी अम्बेडकर नगर और अतरौलिया आजमगढ़ में लगता है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट दोस्तों। तो गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर में भी लगता है, अतरौलिया में सबसे ज़्यादा अतरौलिया आजमगढ़ में लगता है। और गोविंद सागर मेला ये अम्बेडकर नगर का मेला है। खिचड़ी मेला गोरखपुर का मेला है। परिक्रमा मेला आगरा का है। रामायण मेला चित्रकूट का है। देवी पाटन मेला बलरामपुर का है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए देवी पाटन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बलरामपुर का देवा शरीफ मेला दोस्तों ये है बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। और नौचंदी मेला लगता है कहाँ, मेरठ में। तो ये नौचंदी मेला मेरठ का, देवा शरीफ मेला बाराबंकी का और देवी पाटन मेला बलरामपुर का, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामायण मेला चित्रकूट का भी इंपॉर्टेंट है और खिचड़ी मेला गोरखपुर का। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न फिर उत्तर प्रदेश से आ रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई मतलब कि उपयुक्त समय में निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब ऐसे किस समय में जो रुई की बुआई होती है यानी कपास की बुआई होती है, किस मौसम में होती है, किस समय में होती है। तो पहला इन्होंने दिया अप्रैल का पहला पखवाड़ा। पहला पखवाड़े का मतलब होता है पहला हफ्ता या पहला 15 दिन जो होता है, 10 दिन 15 दिन, वो पहला पखवाड़ा कहा जाता है। तो ये जो है अप्रैल में ही होता है, तो पहला ही इसका उत्तर सही हो गया। अप्रैल का मध्य नहीं होता, पहला पखवाड़े में ही इसकी बुआई होती है। तो दोस्तों अगर बात आई है रुई की, तो रुई यानी कपास की, तो हम जानेंगे कपास की खेती कहाँ होती है। दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, दोस्तों कैसी मिट्टी, काली मिट्टी की हमें ज़रूरत होती है और ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अलावा तमिलनाडु और उड़ीसा में भी इसकी खेती होती है। और दोस्तों जो इसकी मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और कार्बन की कमी पाई जाती है और ये लावा निर्मित मिट्टी होती है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं या रेगुर, इसी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, इसके लिए गर्म जलवायु चाहिए होती है। और जो हमारा कपास है ये कैसा फसल है, तो ये कैश क्रॉप है यानी नकदी फसल है। दोस्तों फसल से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है और इसके समय पर पूछा गया कि किस समय में इसकी बुआई होती है। तो देखिए ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे कि फसल कितने प्रकार के होते हैं और उनके समय के आधार पर डिवाइड किया गया है, जैसे खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल। तो दोस्तों खरीफ की जो फसल होती है जून और जुलाई महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर महीने में इसका फसल हो जाता है। तो इसको मानसूनी फसल कहते हैं, जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, मूंगफली है, जूट है आदि। जायद की फसलें तो खरीफ के जस्ट बाद जो है मतलब कि मौसम होता है उसमें जो है रबी की फसलें बोई जाती हैं, यानी अक्टूबर से नवंबर में रबी की फसलें
बोई जाती हैं और अप्रैल से मई में इसकी मतलब कि इसका हम वो प्राप्त कर लेते हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि जो है रबी की फसलें हैं। और जायद की फसलें दोस्तों वो होती हैं जो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं, जो मार्च में बोई जाती हैं और जून तक जो है काट ली जाती हैं, जिसमें खीरा, करेला, तरबूज, ककड़ी, खरबूज, मूंग की दालें आदि आती हैं। तो ये रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में भी अक्सर जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहे हैं, तो इसको हमें ध्यान देना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो मतलब कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 20.23%। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो जनगणना से हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है, इसको हमें भी देखना होगा पूरी तरह से। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो वाराणसी, गाजीपुर, बलिया या कानपुर? तो दोस्तों अफीम की फैक्ट्री स्थित है गाजीपुर ज़िले में, गाजीपुर ज़िले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अफीम की खेती कहाँ ज़्यादा होती है। जब बात आए अफीम के प्रोडक्शन की तो सबसे ज़्यादा होती है आपके बाराबंकी में, और फैक्ट्री कहाँ लगी है? गाजीपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? मुगलसराय में, रायबरेली, मुगलसराय, प्रयागराज या लखनऊ? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका रायबरेली। तो रायबरेली के पास एक लालगंज नाम का स्थान है दोस्तों, लालगंज में क्या स्थित है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है, भारतीय रेल कोच निर्माण की यूनिट है। और ये जो है भारत का जो आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री है, इसकी ये तीसरी यूनिट है। भारतीय रेलवे के बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में थोड़ी हम स्टैटिक जीके का बात कर लेते हैं। जैसे कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 8 मई 1845 को। 1845 को भारतीय रेलवे का स्थापना हुआ था। पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच में, पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। भारत का रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जान मथाई थे। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विन वैष्णव। रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 18 संख्या है रेलवे जोन की। और आपके उत्तर प्रदेश में अगर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद कौन सा जोन है? मतलब कि तो उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर अगर है तो ये इलाहाबाद में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। बिल्कुल सही है, काशी। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। गोमती, सरयू, यमुना या गंगा? तो ये मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब आप समझ गए होंगे ये स्टेटमेंट किसका है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? तो किस शहर में है? तो यह लखनऊ में दोस्तों। ये महाविद्यालय जो है कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ में और क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे आयुर्वेद रिसर्च सेंटर कहाँ है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ है? लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है?
ये भी लखनऊ में है। तो लखनऊ के इन सभी इंस्टीट्यूशंस को भी हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा यानी हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो खड़ी पेंटिंग, साड़ी, चिकनकारी या जरी के कपड़े। तो दोस्तों जो कढ़ाई की जाती है दुपट्टे वगैरह पर या साड़ियों पर, उसको लखनऊ में जो है चिकनकारी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये सी ऑप्शन सही है, चिकन कारीगरी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। कढ़ाई व कशीदा की शैलियाँ हैं और चिकन कारीगरी की जो है 36 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न फिर यूपी से। यूपी का शहर फिरोज़ाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसके पहले के दोस्तों जो हमने जीके का वीडियो मतलब कि सॉल्व किया था, उसमें भी देखा था फिरोज़ाबाद का नाम आया था। तो वहाँ पर हमने बताया था कि फिरोज़ाबाद जिसको सुहाग नगरी कहते हैं, और वो किसके लिए? कांच के लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए। यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं दोस्तों, तो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले, और ये यहाँ पर देखिए ताला दिया है, तो ताला कहाँ का है दोस्तों? यूपी के अलीगढ़ ज़िले में। और अलीगढ़ में ताला बनता है दोस्तों। और अलीगढ़ के एक व्यापारी थे जो गुजरात में जाया करते थे, और हमारे प्रधानमंत्री जो है उनका बहुत पुराना नाता था। वो जो अंकल थे वहाँ जो व्यापार करते थे, और वो पैसे वैसे उनके घर पर ही रख करके तब जो है जाते थे व्यापार करने, और व्यापार करके आते थे। जब उनका काम हो जाता तब वो अलीगढ़ वापस आते थे, तो अपने सारे पैसे जो है प्रधानमंत्री जी के पिताजी से ले लेते थे और फिर वापस अलीगढ़ लौट आते थे। ये प्रधानमंत्री जी ने एक कहानी बताई थी। तो अलीगढ़ इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अलीगढ़ में ताले का जो है निर्माण होता है। कांच का निर्माण आपके फिरोज़ाबाद शहर में होता है। चलिए कांच की जो चूड़ियाँ वगैरह बनती है। अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की थी? जब 1857 का विद्रोह हो रहा था दोस्तों, तो बहुत सारे भारतीय जो रजवाड़े थे वो अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे। उसमें पंजाब के भी लोग थे, ग्वालियर के सिंधिया भी थे, तमाम लोग थे। बहुत लंबे लिस्ट है गद्दारों की। तो कौन सा इसमें से नहीं था? तो देखिए ग्वालियर के सिंधिया ये तो थे ही, हैदराबाद के निज़ाम भी थे, भोपाल के सिकंदर बेगम भी थे। लेकिन जो अवध की बेगम थी, बेगम हजरत महल, इन्होंने विद्रोह किया था। बेगम हजरत महल इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता प्रदान नहीं की थी, इन्होंने विद्रोह किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों निर्णय करने की जो घोषणा थी, घोषणा की बात पूछा दोस्तों, लागू करने की बात नहीं पूछा। तो घोषणा की थी 16 जुलाई 1905 को। यहाँ पर कोई भी इसमें ऑप्शन जो है गलत दिए हैं। यहाँ पे 16 अक्टूबर के 16 जुलाई होना चाहिए था। 16 जुलाई होता तो 16 अक्टूबर 1905 ये सही हो जाता। सॉरी 19 जुलाई 1905 सॉरी 19 जुलाई 1905 दिया ना दोस्तों। हाँ तो ये सही है, बी सही है। घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। सही उत्तर है। मैं इसको गलती हो गई मुझे समझने में। 19 जुलाई ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा की थी 19 जुलाई 1905 को। ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। तो 19 जुलाई 1905 को, ये बी ऑप्शन इसका सही है। और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता थे दोस्तों लाला हरदयाल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरदयाल। और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को है उस शहर में इन्होंने गदर आंदोलन का इस्टेब्लिशमेंट किया
21 अप्रैल 1913 को। और इसके अन्य नेता भी थे गदर आंदोलन से जो जुड़े थे, उसमें परमानंद थे, रामचंद्र थे आदि। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने किया था? तो महाड़ सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? महाड़ सत्याग्रह दलित आंदोलन था दोस्तों, और इसका नेतृत्व किया था दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। और कब किया था? 9 मार्च 1924 को शुरुआत किया था। तो 1927 के दौर में पूछ रहा है तो BR अम्बेडकर। और महाराष्ट्र के किताबा ज़िले के महाड़ नामक स्थान पर इन्होंने इसकी वो की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक तालाबों पर दलितों को या कुओं से जो पानी लेने की जो समस्या थी, इनको उनका जो अधिकार से वंचित किया गया था, उसके खिलाफ ये आंदोलन उठा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। 20-21 मिनट हो गया है और हम चाहेंगे कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और इसलिए जो है जल्दी से इसको फिनिश करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था नाम से जाना जाता है, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कुछ चीज़ें। इसके द्वारा क्या था कि भारत में पहली बार डायरेक्ट जो इलेक्शन कराने की प्रणाली जो है वो सिस्टम अपनाई गई थी, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और इसमें सिखों, ईसाइयों और जो आंग्ल इंडियन थे उनको तथा यूरोपियों पर लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन अंततः इसका परिणाम क्या हुआ? भारतीयों का जो है शोषण ही हुआ। तो ये प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए एक प्रश्न और है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी। पंडित नेहरू ने 24 अगस्त 1946 के भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया। और 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 22 मिनट से 23 मिनट लगभग होने को हैं, और मैं इसको यहीं पर पोज करूँगा। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा GS का, उसमें हम देखेंगे कि इसमें GK के और क्या क्या प्रश्न हैं, इसमें आगे की जो प्रश्न हैं वो क्या क्या हैं। अब आगे के जो प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो इसको आप तब तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसका लाभ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।